जी कृष्णा स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आपके इकोनॉमिक्स की वीडियो है, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये आपके कॉमर्स और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट वालों के लिए हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं परिचय। तो भारत का आर्थिक विकास, तो भारत का आर्थिक विकास कैसे हुआ था उसको देखेंगे हम कि भारत का आर्थिक विकास किस तरह से हुआ था। तो स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का विकास। तो स्वतंत्रता से पूर्व जब उपनिवेशक शासक थे तो हमारा जो विकास था वो निम्न स्तर का था, और हमारी जो पूरी तरह से हम जो डिपेंड थे वो कृषि पर डिपेंड थे। दूसरा, सूती रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य मणिरत्नों का और शिल्प कलाओं का के लिए हमारा भारत जो था वो विख्यात था। इस चीज़ों का हम विनिर्माण करते थे, हम इन चीज़ों से कोई भी वस्तु बनाते थे। नेक्स्ट, हमारा जो कच्चा माल होता था वो हम इंग्लैंड को देते थे, और इंग्लैंड से बना हुआ उत्पादित माल हम खरीदते थे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली होता था। देन उपनिवेश शासकों में ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मतलब उन लोगों का जो था, उपनिवेशिक शासक जो ब्रिटिश लोग थे, जो हमारे ऊपर राज्य किया था 200 साल तक, तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल और बस से बदतर कर दिया था। देन हमारी राष्ट्रीय आय के बारे में या हमारी प्रति व्यक्ति आय के बारे में कभी आकलन करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था राज करना और हमारे यहाँ से उनका व्यापार चलाना। तो फिर भी कुछ जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने कोशिश की, राष्ट्रीय आय की गणना की। तो दादा भाई, जिनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम टेगरी, प्रेडेल शिराज, डॉक्टर वी राव, देन R.C. देसाई प्रमुख थे। इनमें से भी डॉक्टर राव जो है उनको वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है उपनिवेश काल के दौरान। फिर उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आती है। नेक्स्ट आपका आता है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में हमारा कैसा था, हम किस तरह से कृषि पर कितना डिपेंड थे। तो जनरली हम कृषि पर ही डिपेंड थे। तो 85% जो जनसंख्या थी वो हमारी कृषि पर डिपेंड थी, और गांव में रहती थी और कृषि पर ही डिपेंड होगी ऑफिशियली, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। देन हमारे जो किसान होते थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। जो जमींदार होते थे वो जमींदार उनकी ज़मीन को, उनको थोड़ा पैसा देकर और उनकी ज़मीन को हड़प लिया करते थे। तो किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था। देन सिंचाई की भी व्यवस्था थी, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बाढ़ की वजह से, और फसल जो ज़मीन थी वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। देन उनको वाणिज्यिक, जो किसान होते थे उनको वाणिज्यिक फसल उगानी पड़ती थी। वाणिज्यिक फसल जैसे नील की खेती, तो इस तरह की फसलों का उगाया जाता था जिनका हम निर्यात कर सके, मतलब वो उपनिवेशक शासक उनको खरीद सके। तो इस वजह से हमारी कृषि जो थी, कृषि की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, और किसानों की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, और उनके पास ना तो ज़्यादा तकनीकें थी। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र आपका खत्म होता है। ऐसे आप पॉइंट बनाकर किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो उनकी डिटेल लिखने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र। इसी तरह से आप औद्योगिक क्षेत्र, मैंने आपको पॉइंट बनाकर बताए हैं, तो आप इनकी और डिटेल लिख सकते हैं। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, तो आप और इसकी डिटेल लिख सकते हो। तो औद्योगिक क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे, क्योंकि हमारी शिल्पकला का पतन हो चुका था। जब अंग्रेज आए थे ना, तो उनका मेन उद्देश्य था कि उनकी हेल्प हो सके। तो हमें सब ऐसे कार्य, हम ऐसी खेती करते थे जिससे हम उनके गुलाम बनकर रहे या उन्हीं का काम करें, तो हमारी जो कला थी वो धीरे धीरे दबती जा रही थी, पतन होता जा रहा था। देन औद्योगिक क्षेत्र में बस हम इतना ही कह सकते हैं कि हम जो कच्चा माल उनको निर्यात करते थे, उनका मेन उद्देश्य यही था कि कच्चा माल निर्यात हो, और उनका जो उत्पादित माल है वो हमारे बाजार में, भारत में, क्योंकि भारत का बाजार बहुत विशाल है, तो यहाँ पर बिके। और आप जानते हैं अभी बहुत सारी जो बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर और अपना व्यापार कर रही है। तो उसके पीछे यही कारण है कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो बाजार है वो बहुत विशाल है। इस वजह से वो लोग अपना चीज़ों का उत्पादन जो होता है वो हमारे यहाँ पर आकर बेचते हैं। आप जानते हैं अभी चीन की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, इसके बावजूद भी हमारे जो सूती वस्त्र मिले, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी 10th में,
कि सूती वस्त्र मिलों का जो भारतीय उद्योगों में लगाई गई थी, लोहा इस्पात का भी विकास हुआ था, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सीमेंट, चीनी, कागज आदि कुछ कारखाने भी स्थापित हुए थे। नेक्स्ट आपका आता है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार में भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है और उपनिवेशिक शासक द्वारा बनाए गए उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब भारत का जो विदेशी व्यापार था उसमें हम लोग वैसे जनरली माने ये सीमा शुल्क की वजह से हम लोग की कंडीशन बहुत ख़राब थी। देन हम बहुत ही वस्तुओं का निर्यात इंग्लैंड को करते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हम इंग्लैंड को ही देते थे। और रेशम, कपड़ा, ऊन, चीनी, नील, पटसन ये सब इंग्लैंड के साथ ही हमारा व्यापार होता था। और इसके बदले में हम उनसे हल्की मशीनें आयात करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो लोहा होता था वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता था और हमारे यहाँ के लोहे से मशीनें जो बनती हैं वो अच्छी नहीं बनती थी, इसीलिए हम बाहर से मशीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट इंग्लैंड, इस वजह से क्योंकि हम इंग्लैंड से ही अपना व्यापार कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा व्यापार हमारा इंग्लैंड के साथ हो रहा है, तो इंग्लैंड का एकाधिकार हो गया था। एकाधिकार मतलब आप किसी एक ही जगह से आप उस वस्तु को खरीदते हैं या वहीं पे वो वस्तु मिलती है तो उसका एकाधिकार हो जाता है। उस कंडीशन में वो जितना रेट आपको बोलते हैं, विटने रेट में आप उस चीज़ को खरीदते हैं और विटने रेट में आप उसको बेच देते हैं, उनको दे देते हैं। देन शेष व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान के साथ था। मतलब आप बोल रहे हो आधे से ज़्यादा जो व्यापार है वो आपका इंग्लैंड के साथ हो रहा है, तो नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत है वो चीन, श्रीलंका, ईरान के साथ होगा। और स्वेज नहर के बाद में तो व्यापार मार्ग खुलने, जो स्वेज नहर के द्वारा व्यापार मार्ग जो खुले थे उससे भारत के व्यापार में अंग्रेजी नियंत्रण ज़्यादा हो गया था। इसकी डिटेल, स्वेज नहर की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप पॉइंट में देख लें। जन की परिस्थिति हमारी जनसंख्या, तो हमारी जनसंख्या कितनी थी, क्या थी, गणना कैसे शुरू हुई। तो पहली जो जनगणना हुई थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी और 1881 में जनगणना हुई थी। और फिर उसके बाद में हर 10 साल में जनगणना होगी ऐसा कहा गया था, लेकिन इसका व्यवस्थित जो जनगणना स्टार्ट हुई थी 1921 में प्रथम सोपान हुआ था और उसके बाद नियमित हर 10 वर्ष में जनगणना होना स्टार्ट हुई थी। भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है, ये तो आप जानते हैं। सामाजिक विकास कम हो रहा है, साक्षरता दर पहले भी कम थी, अभी भी कम है, और महिलाओं की साक्षरता दर उससे भी कम थी। यहाँ पे बताते हैं कि 16% जो थी वो साक्षरता दर थी, उसमें महिलाओं की साक्षरता 7% थी। देन उसके ये तो हो गई आपकी जनसंख्या। उसके अलावा भी स्वास्थ्य की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आज भी आप देखेंगे कि गांव में अभी भी ये कंडीशन है कि अभी भी आपके जो गांव है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अभी भी अवेलेबल डॉक्टर्स नहीं होंगे, अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये कंडीशन आज से 100 साल पहले आप सोच लीजिए, 1921 में आप देखेंगे तो उस समय तो लोगों के रोगों के बारे में पता करना और उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो उस समय जो हमारी जो मृत्यु दर थी, सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी और शिशु मृत्यु दर तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। और गरीबी के बारे में तो आप जानते हैं कि बहुत जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से और गरीबी बहुत ज़्यादा पसरी हुई थी। देन आगे देखते हैं हम व्यावसायिक संरचना। ये आपका जन की परिस्थिति हो जाता है। कृषि आपकी हो गई, औद्योगिक विकास आपका हो गया, जन की परिस्थिति आपकी हो गई। नेक्स्ट आप देखेंगे व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना जो थी वो आपकी 70 से 75% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। ऑब्वियसली हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो हमारा जो आय होती थी वो कृषि से होती थी, अधिकतर आय कृषि से होती थी। देन कुछ परसेंट जो था वो हमारा अदर से था, वो अदर विनिर्माण क्षेत्र था, जिनसे 10% के समथिंग रोजगार हमें विनिर्माणी क्षेत्र या सेवा क्षेत्र आप समझ ले, परिवहन वगैरह, और विनिर्माणी क्षेत्र जिससे हम वस्तुएं बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो ये हमारा हो गया व्यवसायिक संरचना। फिर आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना में आप देखेंगे रेल, जल परिवहन, डाक, कार नहीं है, तार देख लेना आप, आदि का विकास हुआ। लेकिन उसका उद्देश्य लोगों को सुविधा देना नहीं बल्कि अपना हित था। मतलब ये जो व्यवस्था है, उन्होंने ये व्यवस्था तो आप जानते हैं कि 1850 में जो हमारी रेल
आरंभ हो गई थी। तो रेल चलना आरंभ हो गई थी भारत में, ये अंग्रेजों ने चलाई थी। तो ये उनके मतलब से चलाई थी, उनके वजह से चलाई थी, क्योंकि उनको कोई भी जो उनके सामान, जो कच्चा माल होता था, वो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में दिक्कत होती थी। इसके लिए उन्होंने सड़कें भी बनवाई और रेल भी प्रारंभ की। देन उसके बाद में वो इस रेल के प्रारंभ होने से एक फ़ायदा हमें भी हुआ था कि आसानी से हम लंबी यात्रा कर सकते थे। देन कृषि का व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला था। मतलब कृषि जो क्षेत्र है, एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर हम ले जाएंगे, तो उससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर इस नोट्स के साथ में आप इनके क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से कर सकेंगे। ओके, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिफ्टिंग अकेडमी कर मेरा चैनल है। ओके, थैंक यू।